देश अगले कुछ महीनों में अपनी सरकार चुनेगा। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। नमस्कार, एबीपी न्यूज का मंच घोषणा पत्र फिर तैयार है। आपका वोट लेने के बाद, सत्ता में आने के बाद क्या नहीं करेंगे, ये तो सब लोग सब जगह बता रहे हैं। इस मंच पर हमारी कोशिश होती है ये जानने की कि सत्ता में आने के बाद नेता क्या करेंगे, क्या नीतियां होंगी, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होगा, कैसे किया जाएगा। नेताओं की जबान अच्छी तरह से समझने वाले, पढ़ने वाले विश्लेषक और समाज की बड़ी हस्तियां इस मंच पे नेताओं के सामने रहती हैं और आज भी रहेंगी। आज भी हमारे साथ एक पार्टी का बड़ा चेहरा मौजूद है। सवाल तीखे किए जाएंगे, जवाब सीधे लिए जाएंगे। आज बीजेपी के दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन से। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सर्वसम्मत फैसला किया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी का वो चेहरा जिस पर है चुनाव जिताने की जिम्मेदारी, डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। साफ सुथरी बेदाग छवि और देश में पल्स पोलियो अभियान के जन्मदाता, यही है बड़ी पहचान डॉक्टर हर्षवर्धन की। 58 साल के हर्षवर्धन दिल्ली में पैदा हुए और दिल्ली वालों की सेवा की। हर्षवर्धन बचपन में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। पेशे से ईएनटी सर्जन है हर्षवर्धन। 1993 में कृष्णानगर से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। अब तक 4 बार चुनाव जीते, कभी नहीं हारे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। 1994 में हर्षवर्धन ने दिल्ली में पोलियो मुक्त अभियान की शुरुआत की। दिल्ली में अभियान सफल हुआ तो पूरे देश में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। हर्षवर्धन दिल्ली के कानून मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और अब हर्षवर्धन दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हम कांग्रेस सरकार के कुशासन से, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचारी शासन से उनको बहुत शीघ्र पहले दिल्ली में आजादी दिलाएंगे और उसके कुछ महीने के बाद देश में आजादी दिलाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ यहां मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच की तरफ आएं। डॉक्टर हर्षवर्धन, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि आप आएं और हमें बताएं कि आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए। सभी आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित प्रिय मित्रों और आदरणीय महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं। आप में से कोई भी चेहरा मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा नज़र नहीं आता जिससे मैं परिचित ना हूं या शायद आप मुझसे परिचित ना हो। जैसा कि अभी बताया गया कि मैं भले ही दिल्ली में जन्मा हूं लेकिन मेरा सार्वजनिक जीवन 20 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। उस 20 वर्ष में पहले 5 वर्ष दिल्ली की श्री मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व वाली सरकार में मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून मंत्री रहा और पिछले 20 साल में 5 वर्ष इसी दिल्ली शहर में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा और इसी 20 साल में मैंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए भी दक्षिण पूर्व एशिया के और दुनिया के देशों के लिए काम किया है। पोलियो, टोबैको कंट्रोल, एसेंशियल ड्रग पॉलिसी प्रोग्राम इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर। अभी दिल्ली में 1998 में श्रीमती शीला दीक्षित जी की सरकार बनी थी और लगभग 3 बार शीला जी को दिल्ली के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, मुख्यमंत्री बनाया। 15 वर्ष के बाद जब हम विश्लेषण करते हैं तो ऐसा नजर आता है जब
आप सब लोग भी ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करेंगे तो ध्यान में आएगा कि लगभग सभी मोर्चों पर यह सरकार पूरी तरह से मोटे तौर पर विफल है। हर चुनाव के समय शीला जी डेवलपमेंट का नारा देती हैं और डेवलपमेंट के नारे को जब शुरू करती हैं तो मेट्रो से बात शुरू करती हैं और फ्लाईओवर पर ख़त्म कर देती हैं। मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि यह मेट्रो दिल्ली में जब प्रारंभ हुई, इसकी सारी योजना श्री मदन लाल खुराना जी ने प्रारंभ की। ऐसी अनेकों कैबिनेट मीटिंग्स के हम स्वयं साक्षी हैं, जिन कैबिनेट मीटिंग्स में इस मेट्रो के विभिन्न फेजेस के एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशंस को रखा गया था। और उसी सरकार के समय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। उन्होंने भूमि पूजन करके 2 अक्टूबर के दिन इस मेट्रो का श्री गणेश कराया था। और बाद में जब भारत के वो प्रधानमंत्री बने तो पहली रेल शादरा से कश्मीरी गेट के बीच में उन्होंने प्रारंभ कराई। फर्क केवल इतना हो गया था कि उस रेल में उनके साथ बैठने के लिए तब तक श्रीमती शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। जिन फ्लाईओवर्स पर वो बात शुरू करके मेट्रो से समाप्त करती हैं, उन सब फ्लाईओवर्स के बारे में मैं आपको विश्वासपूर्वक ये कह सकता हूं, आप अपने अपने सोर्सेज से जानकारियां प्राप्त कर लीजिएगा कि इन सब फ्लाईओवर्स को भी कंसीव करने से लेकर और इनको वेरियस फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में डालने का काम हमारे उस समय के डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री साहेब सिंह वर्मा, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने किया। आज डेवलपमेंट के नाम पर हर बार ये चर्चा की जाती है, हर चुनाव से पहले कुछ नारे दिए जाते हैं जिनको चुनाव के बाद भूल जाया जाता है। निजीकरण के समय कहा गया था कि 24 घंटा दिल्ली के लोगों को बिजली मिलेगी। आज भी दिल्ली के अनेक स्थानों पर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तक भी बिजली के कट्स होते हैं। ये कहा गया था कि जैसे जैसे बिजली की चोरी कम होगी वैसे वैसे बिजली के दाम कम होते जाएंगे। बिजली की चोरी 58% से 16% हो गई, लेकिन बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा विभाग है जिसकी स्वयं मुख्यमंत्री हैं दिल्ली, श्रीमती शीला दीक्षित जी मंत्री हैं 15 साल से लगातार। वो चेयरमैन भी हैं दिल्ली जल बोर्ड की। लेकिन आज भी अगर आप दिल्ली की डेवलपमेंट रिपोर्ट लेटेस्ट पढ़ें तो आपको ध्यान में आएगा कि शायद उस रिपोर्ट के अनुसार ही दिल्ली में 5 में से 6 लोगों को पर्याप्त मात्रा में साफ सुथरा पानी नहीं मिल पा रहा है। 40%, 50%। और एक बार तो एक हिंदुस्तान टाइम्स में दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ राकेश मोहन साहब ने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा 65% तक पानी दिल्ली में या तो लीकेज हो रहा है या चोरी हो रहा है। पानी के माफिया काम कर रहे हैं। पानी के माफिया किस तरह काम करते हैं, इनकी स्टोरीज टेलीविजन चैनल पर पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने देखी है। आसपास दिल्ली के सारी मुख्यमंत्री जी की ही पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन आज भी दिल्ली के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गरीब अनधिकृत कॉलोनियों में, गरीब बस्तियों में जितनी बार भी पानी के सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं तो 80-90% से ज़्यादा सैंपल्स जो हैं वो कॉन्टेमिनेटेड मिलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की आप बात करेंगे तो आज भी 12,000 से ज़्यादा टीचर्स की दिल्ली के स्कूलों में शॉर्टेज है। आप यहाँ से अपने घर तक जाइएगा, जो स्कूल रास्ते में आए आप पता कर लीजिएगा, अगर दिल्ली में एक भी स्कूल आपको ऐसा मिले जहाँ 100% टीचर्स हों। डॉक्टर साहब, ये सब सवालों में तो आएगा ही। एक लाइन में आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप क्या करेंगे। ये तो शीला जी ने जो किया वो आप नहीं करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो ज्यादातर समस्याओं की जो सबसे बड़ी जड़ होती है वो भ्रष्टाचार होती है। जब लोगों की अप्रोच कैजुअल हो जाती है और उसके अंदर जो निगाह केवल भ्रष्टाचार किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से
भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमाया जाए तो फिर लोग गवर्नेंस भूल जाते हैं। दिल्ली का जो इतिहास आपने पिछले 15 साल का देखा है, उसमें बहुत सारे स्कैम भी हो गए, और उसमें जो ताज़ा कॉमनवेल्थ का स्कैम तो आप ही लोगों ने सारे दिल्ली को और सारी दुनिया को दिखाया था। मेरा ये कहना है कि सबसे जो महत्वपूर्ण, जो मेरा एक प्रकार से पैशन रहेगा, और जिसको मैं समझता हूँ ठीक करने के बाद बहुत सारी चीज़ें अपने आप स्वतः ठीक होंगी, वो करप्शन का मैनेजमेंट होगा। पिछले दिनों करप्शन के बारे में देश में बहुत चर्चा चली है। जन लोकपाल बिल के बारे में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मेरा ये मानना है कि देश में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो भ्रष्टाचार को डील करती हैं। कोर्ट्स हैं, सीबीआई है, सीवीसी है, पुलिस है, सरकार के अंदर विजिलेंस डिपार्टमेंट है। एक और आप बना लीजिए जन लोकपाल, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी उसको बनाने का स्वागत करेंगे। उसमें जितना सहयोग है, हमारी पार्टी ने पहले भी किया, आगे भी करेंगे। लेकिन ये सारी संस्थाएं जब व्यक्ति भ्रष्टाचार कर लेता है, उसके बाद उसको सजा देने की बात करती हैं, उसको सजा फास्ट ट्रैक से देने की बात करती हैं। मेरी सोच ये है कि आज जब ई गवर्नेंस का युग है तो उस लेवल का ई गवर्नेंस होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी 100% नहीं, 500% उस लेवल की होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने ही ना दें, वो भ्रष्टाचार करने की हिम्मत ही ना कर पाए। क्योंकि सरकार और जनता के बीच में, सरकार या कंपनी के बीच में, सरकार या समाज के बीच में, आप जानते हैं कि जब भी कहीं कोई ट्रांजैक्शन होता है वहीं पर भ्रष्टाचार होता है। अगर इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया जाए, जिस ब्रिज के टेंडर को पास होने के लिए बाद में आता है कि साहब इसके अंदर इतनी गड़बड़ हो गई, उसके टेंडर फाइनलाइजेशन की छोटी से लेकर और अगर बड़ी मीटिंग तक को भी वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, हर प्रकार का रिकॉर्ड जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाए, और जनता को इस बात का अधिकार हो, जनता को इस बात की स्पष्ट जानकारी हो कि उसका पैसा किस प्रकार से खर्च किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि उस भ्रष्टाचार को, शायद जिसके लिए लोग कहते हैं कि देश में अब कुछ हो नहीं सकता, भ्रष्टाचार तो कभी समाप्ति नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ये सब कुछ किया जा सकता है। जी। रेल का टिकट जब हम खरीदते थे पहले, और आज जब हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न आइडियाज़ का इस्तेमाल किया है, तो उसके अंदर कितना परिवर्तन आया है वो आप जानते हैं। आज बड़ी चर्चा हुई पिछले दिनों वुमेन सिक्योरिटी के मामले में, कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए। ये तमाम सवाल आएंगे डॉक्टर साहब, ये तमाम सवाल आएंगे, और इन पे ये विमेन सिक्योरिटी का तो खासतौर पे सवाल आएगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज बैठें और हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, तो फिर आपके और विचार जानने का मौका मिलेगा। थैंक यू। प्लीज डॉक्टर हर्षवर्धन से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं हम, और सबसे पहला सवाल जो सबके मन में है वो ये, क्या दिल्ली में बीजेपी ने मौका गंवा दिया? डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में बीजेपी हर कोशिश कर रही है दिल्ली में 15 साल बाद फिर से जीतने की। कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लेकिन फिर भी तमाम सर्वे कहते हैं कि बीजेपी को दिल्ली में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला। सिर्फ एक सर्वे में बीजेपी को बहुमत का अनुमान है। दिल्ली में बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे में बीजेपी को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। CNN, IBN और CSDS के सर्वे में बीजेपी को 22 से 28 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया टुडे ORG का सर्वे कहता है कि दिल्ली में बीजेपी को 36 सीटें मिलेंगी, यानी बहुमत मिलेगा। इन सर्वेस के नतीजे देखकर ही ये सवाल उठा है कि क्या दिल्ली में बीजेपी ने मौका गंवा दिया है? बीजेपी के नुकसान की सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी है। सिर्फ सर्वेस की बात नहीं डॉक्टर साहब, तमाम विश्लेषण जो हैं वो यही बता रहे हैं कि आपके पास मौका बहुत अच्छा था पार्टी के पास, लेकिन लग रहा है कि मौका गंवा दिया। मुझे पता नहीं कि आपको किस बात से ये ऐसा लग रहा है। मैं भी इसी दिल्ली शहर में ज़मीन पर काम करता हूँ, 20 वर्ष से विधायक हूँ,
और दिल्ली की जनता के बीच में जिस प्रकार का उत्साह और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए है वह अप्रत्याशित है। मैं ना तो किसी सर्वे के अच्छा होने से कभी ज़्यादा खुश होता हूं, ना कभी उसके एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं है इसलिए निराश होता हूं। लेकिन मैं आप सबको इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ज़्यादा दिन की देरी नहीं है। 8 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो रिजल्ट्स अप्रत्याशित होंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 2/3 बहुमत मिलेगा। हर्षवर्धन, मेरा नाम पंकज बोरा है। मैं हिंदुस्तान टाइम्स का राजनीतिक संपादक हूं। आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि पिछली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो 5 साल के काल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए थे। ये आप आश्वासन दिलवाएंगे कि अगर इस बार आपकी सरकार बनी तो सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री होगा? देखिए, पहली बात तो आपने 3 मुख्यमंत्री की बात की तो मदन लाल खुराना जी उन्होंने सार्वजनिक जीवन में जो उच्चतम जो उदाहरण हो सकता है वो प्रस्तुत किया था लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ, और कोई ऐसा नहीं कि उनको किसी कारण से उनको हटाया गया था। ये तो कई बार ऐसा होता है कि व्यवस्था के अंदर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो हमारा दिल्ली की जनता के प्रति, देश के प्रति जो कमिटमेंट है, अपने राजनीतिक विचार के माध्यम से जनता की निस्वार्थ सेवा करना, उसके लिए कौन व्यक्ति जो है जिम्मेदारी मुखिया के रूप में निभा रहा है, ये हमारी पार्टी में कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं होता है। हर्षवर्धन जी, मेरा नाम प्रभात शुंगलू है, मैं पत्रकार हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि चुनावी सर्वेक्षण की ही बात करते हैं तो चूक कहां पर हो गई? आपको लगता है कि चेहरा और मोहरा उतारने में कहीं चूक हो गई है, या आप कहेंगे कि ये चुनावी सर्वेक्षण जो है विजय गोयल साहब के जमाने के थे जब उनको माना जा रहा था मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा कि चुनावी सर्वेक्षण, तो अभी आप ही के चुनावी सर्वेक्षणों में फर्क आना शुरू हो गया है। आप ही ने अभी दिखाया मुझे कि जो है चुनावी सर्वेक्षण ऐसे भी आने प्रारंभ हो गए हैं कि जिसमें हमारी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये तो तब हो रहा है जब अभी हमारा कैंपेन प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ है। अभी जब कैंपेन प्रोसेस शुरू होकर और अपनी पीक पर पहुंचेगा तो आप देखेंगे कि सारे पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं वो टूट जाएंगे। आपने कहा कि चेहरा हमारे यहाँ अहमियत नहीं रखता, तो फिर चेहरा रखा क्यों गया? नहीं, देखिए, ये मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में अहमियत इस दृष्टि से नहीं रखता कि हमारे यहाँ व्यक्ति कौन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आज के युग में जनता का किस पार्टी को वो समर्थन कर रही है, उसके साथ साथ जनता का ये भी अधिकार है जानना कि उस पार्टी का कौन व्यक्ति जो है उनको आने वाले समय में नेतृत्व प्रदान करेगा। इस दृष्टि से मैंने कहा, वरना हमारे यहाँ ए होगा, बी होगा, सी होगा, इसके बारे में कोई महत्व नहीं है। ये हमारा विचार भी नहीं है, ये हमारी संस्कृति और सोच भी नहीं है। नहीं, जो फैसला हुआ उसको करने में देर जो हुई उससे नुकसान हुआ? आप पता नहीं क्यों कह रहे हैं देर हो गई। जिस दिन फैसला हुआ था मुझे 2 घंटे के अंदर जो है मेरे ख्याल से पूरे संसार से 2000 टेलीफोन आ गए। 24 घंटे में दिल्ली के बच्चे को जानकारी हो गई थी, तो इसमें देरी और जल्दी का तो कोई सवाल नहीं। वो तो स्वाभाविक है, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन पहले विजय गोयल जी का चेहरा चल रहा था, फिर आपका आया, तो ये कंफ्यूजन भी तो फैल गया। नहीं, मुझे पता नहीं इसमें क्या कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ पर अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए अलग अलग व्यक्ति होते हैं। विजय गोयल जी हमारे पहले भी पार्टी अध्यक्ष थे, आज भी पार्टी अध्यक्ष हैं। वो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग दिल्ली के अंदर सारा चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हमें तो नहीं है, ना ही मेरे ख्याल से हमारी पार्टी में किसी को है। नहीं, पर नमस्कार, मेरा नाम दिबांग है। पर इसमें कंफ्यूजन ये है कि आप कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि हमारी पार्टी क्या सब जगह पर एक पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक पार्टी की सरकार होती है, और सरकार के अंदर अलग व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, पार्टी के अंदर अलग व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए, श्री राजनाथ सिंह जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ही जो है श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के लिए भावी प्रधानमंत्री के रूप में सब लोगों से सलाह करके तय किया है। इसमें कोई नॉर्मल बात नहीं। आप ये जो कह रहे हैं कि वहाँ चेहरे का कोई महत्व नहीं है, हम देख रहे हैं किस तरह से उठापटक हुई आडवाणी जी और मोदी जी के बारे में, पर मैं वहाँ नहीं जा रहा। मैं आप ही के मुद्दे पर आ रहा हूँ। आप डॉक्टर हैं, पोलियो पर आपने काम किया है, हालांकि विपक्षी अलग अलग आंकड़े उस पर भी दे रहे हैं, वहाँ भी मैं नहीं जा रहा हूँ। पर मुझे लगता है कि आपको कहीं न कहीं आज चमत्कार में विश्वास हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप 15 साल जिस तरह से आप अपोजिशन में रहे वहां देखें
तो लीडर ऑफ अपोजिशन में कहीं आप नहीं दिखाई दे रहे थे, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आप राज्य में कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। अचानक आपका नाम घोषित हो गया, और वो भी तब जब विजय गोयल करीब करीब मान चुके थे कि वही बनने वाले हैं, हर जगह उन्हीं के सर्वे वगैरह भी हो रहे थे। उस हालत में आप आए तो क्या पार्टी को भरोसा नहीं था विजय गोयल पर? पार्टी को भरोसा नहीं था अपनी जीत पर? पार्टी एक ऐसा मोहरा चाह रही थी जिसके सर पर हार का ठीकरा फोड़ा जाए। आपको जो लाया गया उस पर मैं जानना चाह रहा हूं कि उस पर आपको हर्ष है या आपको अपने चमत्कार पर विश्वास है, या आप उसको कैसे देखते हैं? आप आए कहां से अचानक? देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि मैं कहीं अचानक आसमान से उतर के नहीं आया। जिस 15 साल की आप बात कर रहे हैं, इसी 15 साल के अंदर मैं लगभग 2 साल से ज़्यादा तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूं। मैंने दिल्ली में जितने प्रदेश के अध्यक्ष हुए हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर मैंने एंजॉय किया है। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो है देश का अध्यक्ष रहा हूं। 5 साल तक मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन का ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा हूं। आज राष्ट्रीय चुनाव समिति जो सारे देश के अंदर जो है पार्लियामेंट के और जो इसके असेंबली के टिकट्स को तय करती है उसका सदस्य हूं। सारे देश का नेशनल कन्वीनर रहा हूं डॉक्टर सेल का, और कई वर्षों तक हरियाणा प्रदेश का मैं प्रभारी रहा हूं। तो ऐसा नहीं है। और ये सब कामों के अलावा मैंने विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी काम किया है, जो पोलियो इरेडिकेशन के लिए जो आपने अभी कहा, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसके लिए मुझे 4 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले, और मेरे को WHO ने कम से कम 30-35 देशों में इसके लिए काम करने के लिए भेजा। मुझे इसके लिए शीला जी के सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है मुझे। इसीलिए RSS ने आपको चुना? नहीं, ना तो RSS हमारे यहाँ पर इस प्रकार का चुनने का काम करता है। मुझे RSS के साथ जो भी मेरा एसोसिएशन है बचपन से, उसके लिए हमें गर्व है। और मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने RSS को आज तक समझा नहीं है, देखा नहीं है, या जो संघ के स्वयंसेवक नहीं है, मैं उनको भी इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को एक बार RSS के अंदर भेजेंगे तो आपको अपने जीवन का भी कोई रिग्रेट नहीं होगा। आपको लगेगा कि शायद आपने जो है जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरा नाम मधुकर उपाध्याय है। आपने शुरू में ये कहा था कि 2/3 बहुमत 8 दिसंबर को जब मतों की गणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। किसी भी युद्ध में सेनापति को ये कहना ही पड़ता है कि बहादुर सैनिकों आगे बढ़ो, चाहे वो हार भी रहा हो। आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं या आपको कहना पड़ रहा है? ना, ये मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, और जो कुछ कह रहा हूँ अपने अनेक प्रकार के वैज्ञानिक आकलनों के आधार पर कह रहा हूं, अनेक प्रकार की रिपोर्ट्स जो हमारे पास उपलब्ध हैं उसके आधार पर कह रहा हूं। उनकी शायद सार्वजनिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ज़्यादा लंबी बात नहीं है। 8 तारीख के बाद आप मुझे बुलाइएगा इस कार्यक्रम के अंदर, और आप फिर ये मुझसे सवाल पूछेंगे तो आपको मेरे कन्विक्शन के बारे में जो है कन्फर्मेशन हो जाएगा। हर्षवर्धन जी, 98 में जो इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, वो अब के इलेक्शन से पहले तक मैं सोचता था सबसे मुश्किल इलेक्शन था, और उसमें सुषमा स्वराज को उतारा गया था, ये जानते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी के चांसेस जो हैं लगभग नगण्य थे उस वक्त। ये जो इलेक्शन है मेरी नज़र में, ये शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा इलेक्शन है। इसमें आज दिल्ली बदल चुकी है, 2 पार्टियों की ये दिल्ली नहीं है, और आपको इसमें कभी कभी ये लगता है कि एक बलि के बकरे की तरह पेश किया जा रहा है। बुरा मत मानिए मेरी बात का, क्योंकि आप एक अच्छी छवि रखते हैं, आपका काम अच्छा है जिस एरियाज में आपने काम किया, लेकिन आप एक ऐसी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कांग्रेस को छोड़िए, जिसका स्लोगन है दिल्ली कॉम्प्लीमेंट्री। सब चीज दिल्ली में मुफ्त होगी, प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन दिलवा देंगे, वो बिजली के दाम आप भी कम करवा रहे हैं, वो भी कम करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में आपकी जो प्रतिस्पर्धा है वो कांग्रेस के साथ है या आम आदमी पार्टी की दिल्ली कॉम्प्लीमेंट्री के साथ है? देखिए, ये तो आपने ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव के समय इस प्रकार की घोषणाएं करती है, और आज तो पिछले 5 साल में ऑनरेबल लोकायुक्त महोदय ने जितने फैसले दिए हैं उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने अनेकों बार भारत के राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस दिए हैं कि इनको एडवाइजरी इशू करिए, इनको वार्निंग दीजिए। वो राजीव रतन आवास योजना का मामला हो, या जो मैं 5 साल से उनके खिलाफ
अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को टेम्परेरी रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट। सवाल ये कि कांग्रेस से मुकाबला है या आम आदमी पार्टी से मुकाबला है? मैं वो लंबा सवाल था, मैं सारे जवाब उनके सवाल के सारे कंपोनेंट्स के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आप मुकाबले की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो मैं बता दूं कि मुझे जो सबसे कठिन काम होता है लाइफ में वो लेने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हमने पोलियो किया था तो लोग कहते थे ये देश में हो नहीं सकता था, हमने कहा था हो सकता है। अगर बैलेट पेपर जो है सारे देश के लोगों को एक दिन दे सकते हैं तो 2 बूंद पोलियो की दवा भी दी जा सकती है। और सारे दुनिया ने राइट ऑफ कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता भारत में, हमने करके दिखाया था। और जहाँ तक आप मुकाबले की बात कर रहे हैं तो मुकाबला निश्चित रूप से दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी का होता है। और इस मुकाबले के अंदर दिल्ली की जनता ये जानती है, बहुत इंटेलिजेंट जनता है दिल्ली की। अगर उसको भ्रष्ट, बेईमान और इनएफिशिएंट कांग्रेस की 15 साल के शासनकाल से अगर उसको मुक्ति चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो वो आज़ादी केवल भारतीय जनता पार्टी दिला सकती है। और किसी भी कीमत पर दिल्ली की जनता अपना एक भी वोट वेस्ट नहीं करने वाली है। जो गरीब अनपढ़ आदमी भी है, मैंने देखा उसका भी जो IQ है वो बहुत शार्प होता है। यानी आप कह रहे हैं वो भी वोट देते समय वोट जो जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा? मैं कुछ नहीं कह रहा, दिल्ली की जनता सब जानती है, सब समझती है। कौन कहते हैं? विनोद, एक मिनट में माइक लेके आ जाऊं पहले। देखिए ऐसा है कि जो वो कहते हैं, पार्टी हर्षवर्धन जी ये कह रही है जी कि हम हरीशचंद्र हैं। आप हर्षवर्धन हो सकते हैं लेकिन वो हरीशचंद्र हैं। और वही सफाई करेंगे, उन्हीं के पास काबिलियत है, उनकी स्लेट साफ है। मेरा ये स्लेट पे कुछ न कुछ लिखा हुआ है जो आपकी ख्याति को कम कर रहा है। मेरा ये कहना है कि ईमानदारी वो होती है जिसके बारे में सारी दुनिया कहे कि फलाना आदमी ईमानदार है। ईमानदारी वो नहीं होती जिसके लिए खुद को कहना पड़े कि मैं ईमानदार हूं और बाकी सारी दुनिया बेईमान है। लेकिन शीला दीक्षित जी को तो आप भी काबिल मानते हैं? क्या जी? शीला दीक्षित जी को तो आप भी काबिल मानते हैं? नहीं, काबिल मानने को मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो जो है नाकाबिल हैं, लेकिन हमारा विरोध उनकी सरकार की नीतियों से है, उनके भ्रष्टाचार से है, उनके स्कैम्स से है, उनके सब फ्रंट्स पर फेलियर से है। और जहां तक आपने जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप किस बात पर इशारा कर रहे हैं। ये सिद्धार्थ जी यहीं बैठे हैं, इन्हीं की किताब का शायद विमोचन था। मैं पढ़ के सुना दूं, इसका जवाब दे दूं, पढ़ के सुना दूं। गुड फोरम, जवाब दे दूं, बड़ा अच्छा रहेगा। हर लविंग फेस, हर स्मार्टनेस, साइकोलॉजिकल इंसाइट, हर गट्स टू टेक डिसीजन इवन इफ इट मे बी रॉन्ग रियली इम्प्रेसिज मी। देखिए, बात सुन लीजिए आप। सिद्धार्थ जी ने किताब लिखी थी द कैपिटल फेनोमेनन। इन्होंने मुझे कहा कि इसका जो है फॉरवर्ड आप लिखिए। आप सबको इनवाइट करता हूं कि पहले तो वो किताब इनकी एक खरीदिए, नहीं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको दे, बहुत अच्छा है। उसका पूरा फॉरवर्ड पढ़िए कि हाउ क्रिटिकल आई वॉज फॉर हर। हाँ, जब वो उनके कार्यक्रम में उनकी किताब का इनॉग्रेशन करने में गया तो मैंने कहा यस आई लाइक हर मैनरिज्म, I like her for her beauty, I like her for her smartness, and I would wish कि ये और प्रगति करें, देश के अंदर ऊपर पदों पे जाएं, क्योंकि दिल्ली से जो है किसी प्रकार से छुटकारा चाहें। तो उसको आप ही के PTI के मित्रों ने लिखा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन इज हाईली इम्प्रेस्ड विद शीला दीक्षित। देखिए, बात यह है कि राजनीति में जिस दिन मुझे एटिकेट्स छोड़ने पड़ेंगे तो मैं राजनीति छोड़ना जो है पसंद करूंगा, एटिकेट्स में छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। मैं आपको बता दूं, आफ्टर ऑल शी इज अवर चीफ मिनिस्टर, वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट। और एक आदमी के किसी के किताब के इनॉग्रेशन में मैं उन्हीं की किताब का इनॉग्रेशन करने जाऊं तो उनको पर्सनल में गाली गलौज करूं, ये उचित नहीं है। लेकिन मैं आई थिंक आई एम हर स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक। और उस किताब का फॉरवर्ड पढ़ लेंगे। सिद्धार्थ मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं, ये मुझसे सवाल पूछ के बताएं कि मैंने उसमें फंक्शन में क्या भाषण किया था। डॉक्टर साहब, मेरा नाम कमाल फारूकी है और मैं आपसे आपकी इज्जत करता हूँ, जैसे और लोग भी आपके ताल्लुक से अच्छे अच्छे लफ्ज़ कह रहे हैं। लेकिन हमारी परेशानी यह है कि आप अपने साथ में एक ऐसा बैगेज लेकर आ रहे हैं जिसका 2002 का कंट्रीब्यूशन जो है वो अभी तक भुला नहीं पा रहे हैं। और उनके रिसेंट भी जितने भी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, वो अभी पटना का जो कंट्रीब्यूशन आपने देखा होगा कि वहाँ शहीद हुए कुछ लोग और वो उनके घर पर गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ 2000 गुजरात के अंदर जो लोग बाग मरे थे, उसमें किसी के यहाँ उनके यहाँ जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। तो एक बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर हम आपको वोट देंगे तो क्योंकि सेमीफाइनल है तो आप तो मोदी जी को हमारे सर पर बिठा देंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने अपनी बात में बहुत लाइटली एक बात आरएसएस का जिक्र किया। हमें ऐसा लगता है कि जो आपकी विचारधारा है, तो आपका अगर चीफ मिनिस्टर बन गए
तो हर पार्क के अंदर आरएसएस का एक वो लगे करेगी जरूर, क्योंकि आपने कहा कि बच्चों को भेजना चाहिए आरएसएस के अंदर, जबकि मुल्क का बहुत बड़ा तबका जो है आरएसएस की पॉलिसी से सख्त नाला है और उसको रिजेक्ट करता है। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, आप क्योंकि दिल्ली के सरताज बनने के लिए तैयार हैं, दिल्ली में कॉरपोरेशंस के अंदर सारी की सारी तकरीबन बीजेपी की हुकूमत है। अभी रिसेंट एक सर्वे आया है, मैं नहीं समझता कि वो सर्वे सही है या गलत है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरह से उसका सर्वे किया गया है, जिसमें बतलाया गया है कि जितने भी माइनॉरिटी एरियाज हैं, अगर किसी को दिल्ली की दुर्दशा देखनी है तो उन माइनॉरिटी एरिया के अंदर जाएं, वहाँ गंदगी, पानी की खराबी, सीवर लाइन की खराबी, सब कुछ आपको नजर आएगी, जो कि सारा सिर्फ कॉरपोरेशन का जो इसकी जिम्मेदार है। इन तीनों का आप क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली बात तो आपने जो जिक्र किया श्री नरेंद्र मोदी जी का, इनके बारे में इस तरह की बातें मेरे ख्याल से 1 दशक से ज्यादा बहुत लोग कर चुके हैं। मीडिया ने भी बहुत सारी इस प्रकार की बातें की। ये गुजरात के बाहर तो अभी भी कुछ लोग आपके जैसे थोड़े बहुते बचे हैं देश में जो इस तरह की बातें करते हैं। मैंने तो गुजरात में जाकर भी देखा है कि उनकी इज्जत वहाँ के मुसलमान कितना करते हैं। वहाँ के मुसलमान जो है वहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपसे? नहीं, मैं आपके क्वेश्चन पूछा है, शहीदों के ताल्लुक से, उन 2000 लोगों के ताल्लुक से। देखिए, ऐसा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के बारे में जैसा दुष्प्रचार होता रहा है 10 साल तक, अगर वो वास्तव में डॉक्टर साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए, ऐसा है कि तर्क का कुतर्क से जवाब नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी जो हैं, आज वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, वो इंटरनेशनल फेनोमेनन है। सारे देश में, दुनिया में आज उनका नाम जो है बहुत इज्जत से लोग लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने उनको अवार्ड दिए हैं, और आज जिस प्रकार से उनकी सभाओं में सारे देश में, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जितनी बड़ी संख्या के अंदर उनकी सभाएं इस देश में हो रही हैं, मुझे स्मरण नहीं कि पिछले 40-50 साल में मैंने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी किसी लीडर की देखी है। और पिछले कुछ सालों में ही ऐसे स्थानों पर गुजरात के अंदर उन्होंने चुनाव जीते हैं जहां की 50% से ज्यादा जो है दूसरी कम्युनिटी के लोग रहेंगे, जिनके नाम पर उनको जो है ब्लेम किया जाता है। आई थिंक ही इज अवर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, और मुझे लगता है कि जो भी उनके बारे में गलत फहमी है उसको अब सबको दूर कर लेना चाहिए। दूसरी बात आपने जो कही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो मैं 45 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। हमें केवल इतना सिखाया गया है, 2 ही बातें सिखाई गई हैं कि अच्छे इंसान बनो और देशभक्ति में आपकी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारी जो भी पूजा पद्धति हो सकती है, वो हो सकता है कि हमारी मस्जिद के थ्रू हो, वो मंदिर के थ्रू हो सकती है, वो चर्च के थ्रू हो सकती है, वो भगवान हो सकता है, अल्लाह मियाँ कोई भी हो सकता है। जो भी कुछ है उसको उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। लेकिन हमें कभी किसी संघ की शाखा में ये नहीं सिखाया गया कि आप किसी के खिलाफ, और अगर मेरे क्षेत्र में, मैं जहां 20 साल से एमएलए हूं, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, आप में से कोई भी जाइए जो वहां पर खुरेजी जैसे इलाकों में जाइए, ब्रिजपुरी जैसे इलाकों में जाइए, और अगर वहां के मुसलमानों से आप पूछेंगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो कट्टर आरएसएस का आदमी है, उसका मुसलमानों के प्रति कैसा व्यवहार है, उसने अपने क्षेत्र में किस प्रकार का डेवलपमेंट किया है, उनका सवाल था, इन सब सवालों का आपको जवाब मिलेगा। उनका सवाल था कि क्या हर पार्क में शाखा लगेगी? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर शाखाएं ज्यादा भी अगर देश में लगना शुरू हो जाएंगी तो देश और जल्दी जो है दुनिया में विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक टिकट दिया अभी तक आपने? मुस्लिम उम्मीदवारों में एक टिकट दिया अभी तक आपने? देखिए, एक टिकट दिया है ना। पहले जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन था तो 7 टिकट भी हमने दिए हैं। अब चुनाव के अंदर जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, विनेबिलिटीज होती है, बहुत सारी प्रैक्टिकेबिलिटीज भी होती हैं, इतनी प्रकार के जातियां होती हैं, इतने प्रकार के लोग होते हैं। कोई कहता है वुमेन को दीजिए, कोई यूथ को। 70 टिकट्स के अंदर जो है यू हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट्स। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि थोड़े और ज्यादा दे पाते तो हमें भी खुशी होती। डॉक्टर साहब, मैं मुफ्ती शमून कासमी, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत अच्छा आपने कहा कि पूजा पद्धति अलग हो सकती है। विश्व का नेतृत्व वो कम्युनिटी, वो मुल्क कर सकता है जिसमें अनेकता में एकता हो। हमारी अनेकता में एकता क्या कायम कर पाएंगे आप? दूसरा सवाल ये है कि 15 साल से, आप 20 साल से, मैं भी पोलियो के लिए मैंने मुस्लिम्स में प्रचार किया और मुसलमानों से गलतफहमी दूर करने के लिए आप 23 के इंडियन एक्सप्रेस में भी उसे पढ़ सकते हैं कि मुझे भी पोलियो का चैंपियन कहा गया है।
ये इंडियन एक्सप्रेस में है। जी। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 15 साल से जो आप जो है सत्ता से आउट हैं और 15 साल में जो शीला जी ने काम किया है, क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप ये लोग जो कहते हैं 15 साल से, ऐसे आप बात करते हैं जैसे 15 साल से हमें लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है। इसी 15 साल के अंदर ऐसे चुनाव भी हुए हैं जिसमें 7 में से 7 लोकसभा सीटें हमने जीती हैं। 2007 में हमने कॉरपोरेशन के अंदर व्यापक समर्थन प्राप्त करके बड़ी मेजॉरिटी ली। 2008 में हम कैंट का इलेक्शन जीते जिसके अंदर 50 साल पहले भी जो हमें सीटें मिलती थी और 50 साल के बाद हमने सीटें जीती। 2012 के अंदर तो जो चुनाव हुआ उसमें 3 कॉरपोरेशंस, और जिस कॉरपोरेशन का मैं इंचार्ज था वहां मैं अकेला लड़ रहा था जमुना पार में। वहां तो स्वयं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अपने पूरे सरकारी जो है मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने बेटे सांसद के साथ, जेपी अग्रवाल साहब दिल्ली के जो है प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ, सरकार के 2-2, 3-3 बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, मतीन अहमद के साथ, डिप्टी स्पीकर के साथ, पूरी सरकार की शक्तियों के साथ उन्होंने ताकत लगाई। उसके बावजूद भी वो पूर्वी दिल्ली के अंदर मेजॉरिटी नहीं ले पाई। ऐसा नहीं है कि, और जितने असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं इसमें हर बार हमारी संख्या जो है एमएलएस की बढ़ रही है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि हमारी शायद थोड़ा सा उनके मुकाबले किस्मत कमजोर रही है कि वो सत्ता में नहीं है और हमारे को असेंबली के अंदर काम करने का मौका नहीं मिला। हाँ जी डॉक्टर साहब, दिस इज सपना अरोड़ा, मदर ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड। आप तो डॉक्टर रह चुके हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको पता होगा ऑटिज्म के बारे में। तो मैं ऑटिज्म में जाती हूँ सेंटर्स में, तो कई इस मुद्दे पे कोई भी नहीं बात करेगा बिकॉज सब नॉर्मली के लिए बात करेंगे। बट मैं ये कहना चाहती हूँ जो ऑटिज्म के लिए है, जो मानसिक विकार के बच्चे हैं, उनके लिए ऑन पेपर्स तो बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप जब पर्सनली वहाँ सेंटर्स में जाते हैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। दे टोटली डिपेंड ऑन एनजीओज, और एनजीओज के भी कुछ लिमिटेड टर्म्स होते हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो एक थेरेपी 1 डे की थेरेपी होती है 1000 रुपीज़ की प्राइवेट, 30,000 हम जैसे आप जैसे तो निकाल लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए आप क्या करेंगे? आप मेडिकल में जाइए, उनकी कंडीशन इतनी खराब है, आप डॉक्टर होके ये चीज़ समझ सकते हैं कि उन बच्चों के साथ क्या आप आगे क्या प्रोसेस करेंगे। देखिए, मैं आप जो कह रही हैं मेरा ख्याल से मेरी ही बात कह रही है कि ऐसे अत्यंत संवेदनशील, गहरे और गंभीर मुद्दों के ऊपर इस सरकार का जो रुख रहा है, 15 वर्ष का समय कोई कम नहीं होता, बहुत ही कैजुअल रहा है। और शीला जी की सरकार से मेरी जो सबसे पहली शिकायत है, भ्रष्टाचार और स्कैम्स तो अपनी जगह है, कि हर अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी हैज़ बीन एब्सोल्युटली कैजुअल। किसी भी समस्या की गहराई में जाकर उसका ठीक से डायग्नोसिस करके, उसका ठीक से डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट प्लान करके, उसका इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग, ये काम कभी नहीं किया। जो चीज़ 15 साल पहले अगर ट्रैफिक जाम है तो वो आज वैसे ही है, पानी अगर वाटर लॉगिंग 15 साल पहले हो रही है तो वो आज उसी तरीके से है, यमुना 15 साल पहले गंदी थी तो वो आज उसी तरह से है। हर चीज़ के लिए देयर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स अवेलेबल इन द कंट्री, देश में, दिल्ली में, शहर में, दुनिया में। अगर सारे दुनिया के अंदर जो है चीज़ें जो है बिना समस्या के अच्छे अच्छे शहर डेवलप हो सकते हैं। 15 साल में केवल उन्होंने नारा दिया है कि मैं दिल्ली को पेरिस और शंघाई और क्या क्या बनाऊंगी, लेकिन क्या वो बना हुआ है ये हम जानते हैं। आई हैव फुल सिंपैथी विद योर चाइल्ड एंड हम लोग जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल समाज के उन वर्ग के लोगों के लिए या उस तरह के डिजीज्ड बच्चों के लिए, जब हमने पोलियो का अभियान भी चलाया था तो कोई किसी सर्टिफिकेट के लिए नहीं चलाया था। हम जब उन बच्चों को देखते थे कि अपंग और अपाहिज बच्चे, और हमारे सामने ये स्टैटिस्टिक्स थी कि दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे भारत में हैं, उसका 10% हमारे दिल्ली में है, और मैं जमुना पार में जिसमें रहता हूं उसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा बच्चे थे। तो मैं लोगों को केवल, अगर आपको मेरे 94 के भाषण याद होंगे तो मैं आपको सबको यही कहता था कि किसी के परिवार में अगर कोई मृत्यु हो जाए तो उसका जो दुख दर्द है वो थोड़े दिन के बाद कम हो जाता है, लेकिन जिसके परिवार में कोई पोलियोग्रस्त अपंग और अपाहिज बच्चा होता है, उसका जो कष्ट है, उसका बोझ उसको जीवन भर उसको साथ लेके चलना पड़ता है। इसलिए
समाज के सारे लोगों को हम लोगों ने इन्वॉल्व करके ये कहा कि भाई अगर इस समय नहीं खड़े हो गए इन बच्चों के लिए, इस समय लेकिन कुछ नहीं कांग्रेस कह रही है करोगे। कि आप इसका श्रेय जो है वो गलत ले रहे हैं, WHO का प्रोजेक्ट था। देखिए ऐसा है कि अब अगर आप इसी पे डिस्कशन करना चाहते हैं, मैंने तो कल भी कहा कि इसके ऊपर पूरा नेशनल और इंटरनेशनल सारे इलेक्शंस हम लड़ने को तैयार हैं। अगर WHO के प्रोजेक्ट की मैं बात बता दूं कि 1988 के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संकल्प लिया कि वो दुनिया को पोलियो मुक्त करना चाहता है। 1988 से लेकर 1993 तक भारत के अंदर सरकार थी, किसी के ध्यान में नहीं गया, वो भारत सरकार को दरवाजा खटखटाते रहे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। 93 में आकर मैंने पहले सारे जितने इंटरनेशनल इसके ऊपर लिटरेचर उपलब्ध था उसको पढ़ने के बाद एक छोटा सा मन में एक सपना लेके मैं चला था कि दिल्ली को सबसे पहला हम भारत का पोलियो मुक्त प्रांत बनाएंगे और फिर इसको राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए मेरी किताब ए टेल ऑफ टू ड्रॉप्स आप पढ़िए तो एक एक दिन की उसके अंदर कहानी है, कैसे सारे देश के अंदर में, चाहे वो एनटी रमा राव हो, चाहे वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो डॉक्टर सिल्वेरा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो, चाहे AR अंतुले हो, कितने लोगों से मैं जाके मिलके मैंने सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ के अंदर अंतुले साहब ने जो है मेरे सारे प्रेजेंटेशंस करा के, और उसके बाद ये साउथ ईस्ट एशिया का प्रोग्राम बना, अफ्रीका में नेल्सन मंडेला लेके गए, WHO ने मुझे दुनिया के कितने देशों में भेजा, और जितनी इंटरनेशनल जो हाईएस्ट पावर्ड बॉडीज थी जेनीवा के अंदर, मैं कितने सालों तक उनके अंदर जो है मैंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन मुझे भी आज इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे मेरा सर्टिफिकेट है कि 3 साल से भारत के अंदर कोई एक भी बच्चा अपंग और अपाहिज नहीं हुआ है, और अभी जनवरी के अंदर 14 तारीख को 3 साल पूरा होने के बाद फरवरी में नॉट ओनली इंडिया बट पूरा साउथ ईस्ट एशिया रीजन को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन WHO से पोलियो मुक्त रीजन का मिलने वाला है। डॉक्टर साहब मेरा नाम टीना शर्मा है। और मैंने आपके साथ ही बीजेपी में किसी समय में काम करना शुरू किया था और 6 महीने पहले बीजेपी से रिजाइन भी कर दिया क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट थी और मुझे लगा कि पार्टी में कहीं स्थान ना, बहुत अच्छे पदों पे रहने के बावजूद भी अपनी पहचान ना बना पाने के कारण मुझे बाहर आना पड़ा। मेरा सवाल आपसे ये है कि विमेन बिल जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है, 2 माइनॉरिटी पार्टीज के अपोज करने के बावजूद भी आप दोनों मेजर पार्टीज उस पर कोई काम नहीं कर रही हैं। पहली बात, उस पर आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि विमेन रिजर्वेशन कहीं नहीं है, और 62 सीटों में से आपने अभी तक सिर्फ विमेन को 4 सीटें दी हैं। 2008 की जो पार्लियामेंट थी उसमें हमारे पास 9 विमेन रिप्रेजेंटेशन था, तो वो दैट वाज द मैक्सिमम। पर मैं थोड़ा इससे आगे प्रश्न करना चाहूंगी, विमेन की ओरिएंटेशन पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि क्या जैसे 2 टोपी वाले और 2 पगड़ी वाले, ऐसी क्या आप महिलाओं को पार्टी में बुलाते हैं कि 2 साड़ी वाली भी आ जाए तो हमारा कोटा पूरा हो जाए? प्लीज लेट मी अलाउ, प्लीज जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब। कई कंपोनेंट होंगे सवाल। जी नहीं आप इसी का जवाब दीजिए, इसी वाले सवाल का। आपकी ओरिएंटेशन क्या है महिलाओं के लिए? क्या आप उन्हें कुछ कुछ सालों बाद वो या तो पार्टी पे बोझा बन जाती है, पार्टी उन पे बोझा बन जाती है? महिलाओं का कोटा होता है उतना भर दिया जाता है बस। महिला हमारे लिए कोई कोटे का और इस प्रकार का, हमारे लिए महिला जो है वो मातृशक्ति है, बहुत सम्मान का हमारे लिए केंद्र है। और अब आप या तो अपना सवाल के बाद मेरा सवाल का जवाब तो सुनिए ना। टीना जी जवाब ले लेते हैं। अभी जो आपने अगर कहें तो 5 आपके ABCD आपने जितनी बातें कही हैं मैं सबका जवाब दूं। देखिए, जहां तक हमारी पार्टी की महिलाओं के प्रति कमिटमेंट का सवाल है, हमारी पार्टी देश की पहली पार्टी है और शायद एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले इस चीज को वास्तविकता में इंप्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए संगठन के सभी पदों पर, राष्ट्रीय स्तर से लेकर और नीचे मंडल से भी नीचे लेवल तक 33% महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के पदों पर भेजा। और ये प्रक्रिया दिल्ली में सबसे पहले शुरू हुई थी। जब राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ था तो दिल्ली में मैंने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था, मैं स्टेट का प्रेसिडेंट था। बाकी आपने जो दूसरी बात कही कि केंद्र के अंदर हमारी पार्टी का बड़ा स्पष्ट इस बारे में मत है, जिस समय हमारे को मौका मिलेगा हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जहां पे दूसरी पार्टी लेकर आएगी हमें सपोर्ट करने में हमने कहीं कोई इसमें इफ एंड बट नहीं किया है। टिकटों, इनका सवाल टिकटों वाला भी था, टिकटें इतनी कम क्यों? टिकटों की बात, अच्छा टिकटों के बारे में आपने कहा, मैं समझता हूं कि जो हमने अभी 4 महिलाओं को दिया है अभी, और ये कुछ टिकटें घोषित भी होने वाली हैं।
और ये इसमें वही सारा प्रश्न है जो आपने एक अभी पहले सवाल किया कि क्योंकि टिकट के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, कई बार विनेबिलिटी का इशू आता है, कई बार अवेलेबिलिटी का इशू होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी कार्यकर्ता उपलब्ध है लेकिन जो है यहाँ पर कोई उससे बेटर कोई आदमी उपलब्ध हो सकता है। तो ये आप समझते हैं, लेकिन वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन जहाँ की अधिक से अधिक महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भी हम आगे बढ़ाएं। पार्लियामेंट में आप देखिए हमारी बहुत सारी हमारी बहनें वहाँ पर जो है पार्लियामेंट के अंदर हैं, सभी स्टेट असेंबलीज में हैं। दिल्ली में तो आप देखिए अभी हमारे पास कोई भी नहीं थी, अभी 5 आने वाली हैं। महिलाओं से जुड़ा मुद्दा जहाँ तक हम बात करें, मैं साध्वी जया भारती हूँ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से, और महिलाओं से जो मुद्दा जुड़ा हुआ है और बीके गुप्ता जी भी यहीं पर हैं। मेरा प्रश्न है जो महिलाओं की सुरक्षा है दिल्ली के अंदर, पिछले बहुत समय से जो कुछ हो रहा है हम सबके सामने है और काफी शर्मनाक भी है जहां तक हम गवर्नेंस की बात करते हैं। एक जो बात कह दी जाती है कि जो पुलिस है वो हमारे अंडर में नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट के, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बीजेपी यदि पावर में आती है तो उनसे क्या अपेक्षा की जाए, क्योंकि ना तो रिप्रेजेंटेशन ही है और ना ही हम लोग सिक्योरिटी की बात कर पाते हैं। क्या दिल्ली पुलिस आपने क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर होनी चाहिए? सुन लीजिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत मेरे मन का सवाल किया है। अभी दिल्ली में बहुत सारी घटनाएं हुई और आज अनफॉर्चुनेटली दिल्ली को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ क्राइम, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ रेप, रेपिस्ट हेवन, ये सब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, नेट पे बहुत सारी बातें आती हैं। और दिल्ली में जब भी घटनाएं हुई, जब निर्भया का कांड हुआ, गुड़िया का कांड हुआ, हर बार हमने एक ही बात सुनी मुख्यमंत्री जी से कि दिल्ली पुलिस मेरे पास नहीं है। पहली बात तो मैं इस बात को ये कहना चाहता हूं कि फैक्चुअली दिल्ली के पुलिस कमिश्नर दिल्ली के होम सेक्रेटरी के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट को भी उसी प्रकार से रिपोर्ट करते हैं। जब दिल्ली असेंबली में, सर मैं एक मिनट मुझे बात मेरी पूरी कहने दीजिए प्लीज, आई वुड लाइक टू एलेबोरेट ऑन दिस। तो दिल्ली के अंदर होम सेक्रेटरी के थ्रू जब दिल्ली असेंबली में भी डिबेट होती है, पुलिस कमिश्नर वहां पर रिपोर्ट करते हैं। दैट्स नंबर 1। दिल्ली पुलिस अगर उनके पास नहीं है, अगर उनके पास ये बहाना है, तो दिल्ली के अलावा देश में भी 10 साल से उनकी सरकार है। दैट्स नंबर 2। अभी तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिलाया, क्यों? लेकिन अगर ये भी नहीं करा पाई तो मैं बेसिक बात करता हूं। अभी लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने अपना 35 से 40% क्राइम, मर्डर और ये वुमेन जो उनके साथ जो रेप और इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते थे उनको कम केवल एक बात से करा कि उन्होंने शहर के जितने डार्क स्पॉट्स जो थे उनको समाप्त कर दिया, इल्यूमिनेट करके। क्या ये मुश्किल काम है? आज वेबसाइट पर दिल्ली के अंदर भी 1200 ऐसे स्थान जहां पर डार्क स्पॉट्स हैं वो उपलब्ध हैं। अभी उस दिन हम नितिन गडकरी साहब के साथ बदरपुर एक रैली एड्रेस करने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने मुझसे पूछा क्या हम दिल्ली के थ्रू ही जा रहे हैं। यानी कि पूरे स्ट्रेच और जितनी जगह पर भी वुमेन के खिलाफ क्राइम होता है ये सारे डार्क स्पॉट्स पे होता है। क्या ये बहुत बड़ा काम है? 15 साल में ये नहीं हो सकता था? दिल्ली में होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस के लोग, ये इंस्टीट्यूशंस डिफंक्ट हो गई हैं। एक मिनट सुन लीजिए आप मेरी बात। उनका सवाल ये कि आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी थॉट क्या है इसके बारे में। ये सिविल डिफेंस और जो होम गार्ड्स के लोग, इन लोगों को हम लोगों ने पोलियो एरेडिकेशन तक में इस्तेमाल कर लिया और इनको हम जो है सड़क के ऊपर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्या हम महिलाओं के लिए जो पुलिस स्टेशन के अंदर बेहतर फैसिलिटीज नहीं क्रिएट कर सकते? क्या महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव पुलिस स्टेशन नहीं कर सकते? क्या महिलाओं की FIR ऑनलाइन नहीं कर सकते? कुछ क्या अभी निर्भया के समय जो तय हुआ कि बसेस के अंदर इल्यूमिनेशन होगा, उनके अंदर गार्ड्स होंगे, उनमें कोई पर्दे नहीं लगे होंगे, ये सारी चीजें क्यों नहीं की गई? क्या आप में से कोई जानता है कि उस गुड़िया के साथ क्या हो रहा है 5 साल की, जिसका दिल्ली के अंदर, मैं अपनी पत्नी के साथ उसके घर के ऊपर कई बार जाकर उसके केस को ट्रेस कर रहा हूं। उस बेचारी के गुड़िया के 6 ऑपरेशन दिल्ली में हो चुके हैं। गांधीनगर का इलाका छोड़कर उसको द्वारका जाना पड़ा। द्वारका के अंदर जाकर भी जो है उस बच्ची के साथ इतना अन्याय हुआ कि दिल्ली के किसी शीला दीक्षित जी के स्कूल ने उसको एडमिशन देने के लिए मना कर दिया। उसको गुड़गांवा के एक प्राइवेट स्कूल ने जो है, आप जाकर फॉलो करिए उसका केस, गुड़गांवा के प्राइवेट स्कूल ने ऑफर करके उस गुड़िया को एडमिशन के लिए फैसिलिटी दी। ये वुमेन सिक्योरिटी की हालत है। क्या ये 15 साल जो मुख्यमंत्री महिला स्वयं रही हों, क्या ये उन्होंने तो कह दिया मेरी बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन क्या हमारी आपकी बच्ची का आप क्या ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार के बजाय दिल्ली सरकार के अंडर और दिल्ली पुलिस? नहीं, बिल्कुल पूर्ण राज का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है अगर पूर्ण राज का दर्जा, हम सबसे पहला काम करेंगे नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करेंगे कि दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा दो। और जब हमें दिल्ली में हमारी केंद्र में जब अटल जी की सरकार थी
तो आजादी के बाद से लेकर आज तक केवल एक ही बार पूर्ण राज्य के दर्जे का बिल पार्लियामेंट में आया, वो LK आडवाणी साहब लेके आए थे और कोई नहीं आज तक लेके आया। उसको भी कांग्रेस के लोगों ने नहीं आए तो, हाँ जी, नरेंद्र मोदी नहीं आए। अब ये तो आप सब भी जानते हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला देश में। अभी 2013 के दिसंबर में दिल्ली में एग्जिट होगा एक, और उसके बाद एग्जिट नंबर 2 होगा 2014 में। नहीं, एक मिनट वांकड़ी, यहाँ दिल्ली के पूर्व, यहाँ पुलिस की बात कर रहे हैं। सॉरी, मैं सवाल समझ नहीं पाया। एक मिनट, यहाँ पे दिल्ली के पूर्व कमिश्नर हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस कमिश्नर साहब हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, क्या यही वजह है, इस वजह से पुलिसिंग सही नहीं हो पाती? देखिए, अगर आप किसी भी NCR रीजन के व्यक्ति से बात करेंगे तो कहेगा कि उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ का सही है, कहाँ की पुलिस ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, तो दिल्ली की बात होती है कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का अच्छा है। और जहाँ तक केंद्र के अंदर दिल्ली पुलिस है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी 37 साल की नौकरी में दिल्ली में मैं ज़्यादातर कार्य किया है, यहाँ पर किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और राज्यों के मुकाबले, मैं उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, आपने यूपी में देखा है किस तरह अफसरों के ओवरनाइट तबादले हो जाते हैं, किस तरह का इंटरफेरेंस है। दिल्ली में वो इंटरफेरेंस नहीं है। तो मेरा मानना है ये केंद्र के अंदर ही दिल्ली पुलिस होनी चाहिए अगर आपको अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। कि पुलिस के अफसरान का ये मानना है कि केंद्र के अंदर ही होनी चाहिए क्योंकि राजधानी है ये। देखिए, वो ठीक है, उनका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन हमारी ये वर्षों से ये डिमांड रही है, हमारे मैनिफेस्टो में भी रहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पुलिस भी दिल्ली सरकार के तहत होनी चाहिए और लैंड भी दिल्ली सरकार के तहत होना चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी, और इन सब के अंदर बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, और इसके लिए हम गंभीरता से पहले भी प्रयास किया है, आगे भी करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अशोक वानखड़े है, मैं एबीपी के साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। मेरे 2-3 चीजें हैं जो लगातार आप बार बार कह रहे हैं कि विनेबिलिटी का सवाल है, तो क्या विजय जॉली जैसे लोग विनेबिलिटी में नहीं आते? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी आके करेंगे, तो आप ऐसे ही साउंड कर रहे हैं जैसे केजरीवाल जी रोज रेडियो स्पॉट में कहते हैं कि हम सत्ता बना रहे हैं, 16 तारीख को हम अधिवेशन ले रहे हैं और लोकपाल बिल पास कर रहे हैं। और मेरा तीसरा है सवाल आपके पोलियो को लेके, लोग ये कहते हैं, आम जनता जो बीजेपी के संगठन में जो चल रहा है अभी, कि आपने देश को तो पोलियो मुक्त किया, लेकिन आपके आने से पार्टी का संगठन पोलियो ग्रस्त हुआ, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आप कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी को कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक जिस प्रकार का ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है, आप सब माने या ना माने, आप सब उसको रोज रिपोर्ट करते हैं। ऐसे ऐसे प्रांतों में जहां भारतीय जनता पार्टी का एक कोई मेंबर असेंबली में नहीं होगा, एक कोई शायद वहां से पार्लियामेंट का मेंबर नहीं आता होगा, वहां पर भी वो अगर 10-10 लाख लोगों की रैलीज को एड्रेस कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा